हेलो एवरीवन। आज मैं आप सबके लिए विक्रम और बेताल की कहानी लाई हूँ। आपको याद है ना कि पिछली कहानी में बेताल ने राजा को कहानी सुनाकर एक प्रश्न किया था, जिसका उत्तर जब राजा विक्रम ने दिया तो वो बेताल उड़कर वापस उस बरगद के पेड़ पर जाकर लटक गया था। तो आज हम लोग दूसरी कहानी सुनेंगे जो बेताल ने राजा को सुनाई, और इस कहानी का नाम है राजा की बीमारी। राजा विक्रमादित्य एक बार फिर शव को लाने के लिए बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। शव पेड़ पर उल्टा लटक रहा था। विक्रमादित्य झटपट पेड़ पर चढ़ गए और शव को उतारकर अपने कंधे पर रखकर चल पड़े। बेताल ने उन्हें फिर से कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले उज्जैन पर राजा चंद्रसेन राज्य करता था। वह एक न्यायप्रिय व कर्तव्यनिष्ठ राजा था। वह अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। उसकी प्रजा भी उससे बहुत प्रेम करती थी। उसका दरबार विद्वान, कवि व दार्शनिकों से भरा था। दार्शनिक पता है बच्चों कौन होते हैं? वो लोग जो हमको आत्मा, परमात्मा, ज्ञान, परम ज्ञान की बातें बताते हैं। राजा जो थे वो उनको विशेष सम्मान देते थे। एक दिन काशी से श्रीदत्त नाम का एक विद्वान उनके दरबार में आया। राजा ने उसका खूब आदर सत्कार किया। राजा ने श्रीदत्त से विभिन्न विषयों पर चर्चा की। श्रीदत्त ने अपने ज्ञान द्वारा उनके हर सवाल का जवाब दिया। राजा श्रीदत्त के ज्ञान से बहुत प्रभावित हुए और उसने खुश होकर उसे एक कीमती रत्न व मोती जड़ित हार भेंट किया। श्रीदत्त ने हार अपने गले में धारण किया और राजा से आज्ञा लेकर काशी की ओर रवाना हो गया। रास्ते में जंगल पड़ता था। जब श्रीदत्त जंगल से होकर गुजर रहा था तो जंगल में छिपे एक डाकू की नजर श्रीदत्त के गले में पड़े कीमती हार पर पड़ी। वह बड़बड़ाते हुए बोला, वाह, आज तो बड़ा कीमती हार हाथ लगने वाला है। ये मोतियों का हार मेरे बहुत काम आएगा। अब मुझे देर नहीं करनी चाहिए। उसने झटपट एक तेज चाकू निकाला और श्रीदत्त के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने श्रीदत्त के सीने में चाकू घोंप दिया और उसके गले से हार निकाल लिया। ठीक उसी समय राजा चंद्रसेन के कुछ भेदिए वहां से गुजर रहे थे। भेदिए वो लोग होते हैं बच्चों जो अपना रूप बदल कर प्रजा की सारी बातें राजा तक पहुंचाते हैं। तो उन्होंने डाकू को श्रीदत्त को मारते हुए देख लिया था। उन्होंने दौड़कर उसे पकड़ लिया और उसे राजा के सामने हाजिर कर उन्हें पूरी बात बता दी। राजा को डाकू की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। राजा ने क्रोधावेश में आकर कहा, इस डाकू ने एक महान विद्वान की हत्या की है। इसे यहाँ से ले जाओ और इसका सिर धड़ से अलग कर दो। राजा के सिपाही उसे ले गए और उन्होंने उसका सिर कलम कर दिया। उस दिन रात में राजा को नींद नहीं आई। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। राजा सोचने लगा, श्रीदत्त की भरपाई कैसे होगी? वह ज्ञान का भंडार था। उसकी मौत का कारण मैं हूँ। न मैं उसे वो कीमती हार देता और ना ही डाकू उसे मारता। पूरी गलती मेरी है। मुझे उसे बहुमूल्य हार नहीं देना चाहिए था। अब राजा के दिलो दिमाग में हर समय यही विचार घूमने लगा। श्रीदत्त की मौत के लिए वह अपने आप को दोषी मानने लगा। हर वक्त इन्हीं विचारों में डूबे रहने के कारण धीरे धीरे राजा का खाना पीना व सोना हराम हो गया। राजकाज के काम में भी उसका मन नहीं लगता था। आखिरकार राजा ने बिस्तर पकड़ लिया। रानी व दरबारियों ने राजा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन राजा के मन से यह विचार जाते ही नहीं था। वह हर बार यही कहता, मेरी गलती की सजा श्रीदत्त को भुगतनी पड़ी। उसकी मौत के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। राजा की हालत दिन ब दिन चिंताजनक होती जा रही थी। एक दिन उज्जैन के मंदिर में एक विद्वान आया। वह एक वैद्य भी था। रानी ने जब उसके बारे में सुना तो वह उससे मिलने गई और बोली,
मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। मैं आपके पास बड़ी आशा लेकर आई हूँ। राजा अस्वस्थ चल रहे हैं और उनकी अस्वस्थता का कारण चिंता और तनाव है, कहकर रानी ने वैद्य को पूरी बात बता दी। वैद्य रानी के साथ महल चला आया। वह राजा से मिलने उसके शयन कक्ष में गया। राजा का अभिवादन करके वह राजा से बोला, महाराज, आपने व्यर्थ की चिंता पाल रखी है। आप बेवजह अपने आप को उसकी मौत का जिम्मेदार मानना बंद कीजिए। आप एक क्षत्रिय हैं। आपने अब तक युद्ध में न जाने कितने लोगों को मारा होगा। उनकी मौत के लिए तो आपने स्वयं को दोष नहीं दिया, फिर अब क्यों? और वैसे भी श्रीदत्त को मारने वाले डाकू को आप मौत की सजा सुना चुके हैं। आप अपना दायित्व पूरा कर चुके हैं, इसलिए अपने आप को दोष देना छोड़ दीजिए। लेकिन राजा पर वैद्य की बात का कोई खास असर नहीं पड़ा। उसका चेहरा पहले की तरह ही लटका रहा। वैद्य ने कहा, राजन, मैं अपनी शक्ति से श्रीदत्त को जीवन वापस ले आऊं, तब तो आप खुश होंगे ना? यह सुनकर राजा के चेहरे पर खुशी छा गई, लेकिन अगले ही पल वह बोला, क्या आप अपनी शक्ति से डाकू को भी जीवित कर देंगे? नहीं, मैं डाकू और श्रीदत्त में से सिर्फ एक को ही जीवित कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी शक्ति उस तक सीमित है, वैद्य ने कहा। वैद्य की बात सुनकर चंद्रसेन सोच में डूब गया। कुछ देर बाद वह बोला, यदि ऐसा है तो फिर मैं पाप का और अधिक भागीदार क्यों बनूं? अच्छा होगा कि श्रीदत्त पुनर्जीवित ना हो। तो बच्चों, यहाँ तक कहानी सुनाई बेताल ने राजा को। फिर उसने प्रश्न किया। बेताल बोला, राजन, अब तुम मुझे बताओ कि राजा ने श्रीदत्त का जीवन लौटाने के लिए वैद्य को मना क्यों किया और वैद्य से डाकू को पुनर्जीवित करने को क्यों कहा? यदि सिर्फ श्रीदत्त ही पुनर्जीवित होता तो राजा की किस प्रकार अपराधी होता? अब तुम जल्दी से मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, वरना मैं तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। प्रश्न सुनकर राजा विक्रम बोले, बेताल, राजा चंद्रसेन एक न्यायप्रिय राजा था। यदि श्रीदत्त पुनर्जीवित हो जाता तो डाकू की मौत अन्याय कहलाती, और यदि राजा चंद्रसेन वैद्य को श्रीदत्त का जीवन वापस लाने को कहता तो वैद्य की कठिन तप द्वारा कमाई गई शक्ति समाप्त हो जाती। विद्वान वैद्य की शक्ति छीनने का दोष भी राजा चंद्रसेन पर लगता। इसलिए राजा ने वैद्य को श्रीदत्त का जीवन लौटाने का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। बिल्कुल सही, तुमने एकदम सही जवाब दिया, लेकिन तुमने चुप रहने की शर्त को तोड़ा है। तुम बोले और मैं उड़ा। ये कहकर बेताल राजा विक्रम के कंधे से उड़कर वापस बरगद के पेड़ पर लटक गया। तो कितना सही और सटीक जवाब दिया ना राजा विक्रम ने। चूंकि वह स्वयं एक न्यायप्रिय राजा थे, तो उसी के अनुरूप उनका जवाब भी था। ओके बच्चों, अगली बार मैं फिर एक नई कहानी लेकर आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।